करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने JIB 2023 के टारगेट JIB 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IFS, तीसरा BPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोस प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोस और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस। दोस्तों चलिए हम लोग अपने यूनिट 7 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के यूनिट 7 जो कि बेस्ड है क्रेडिट स्कोरिंग पे, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है जो कि हमें समझना है। इंट्रोडक्शन समझना है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है ये समझना है, कैसे क्रेडिट स्कोर को इवेल्युएट किया जाता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से क्रेडिट स्कोर इवोल्यूट हुआ वो समझना है, गुड क्रेडिट स्कोर का मीनिंग समझना है, क्रेडिट स्कोर मॉडल क्या होता है, कैसे क्रेडिट स्कोर को मैनेज करें, क्रेडिट स्कोर का पॉजिटिव साइड क्या होता है, क्रेडिट स्कोर का वार्निंग साइन क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ कौन कौन से हैं भारत में, फिर क्रेडिट स्कोरिंग में क्या क्या इशूज़ है, मिस्टेक क्या क्या होती हैं क्रेडिट स्कोरिंग में, कैसे हम लोग क्रेडिट स्कोर को ट्रबल शूट करें। तो इन सभी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एक एक बात को मैं ध्यान से समझाऊंगा, एक बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों वी शुड नॉट फॉरगेट द बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ दीज रेगुलेटेड एंटिटीज़ दैट इज़ बैंक इज़ टू टेक रिस्क। हम इस बात को नहीं बोलें कि जो बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन है इन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ का कि वो रिस्क लें। यदि वो मिनिमाइज करेंगे रिस्क टेकिंग ताकि हम फेलियर रेट को 0 पे घटा दें, तो हम लोगों ने एलिमिनेट ही कर दिया है जिस पर्पस के लिए बैंकिंग सिस्टम को सेट किया गया है। ये कहना था दोस्तों एलान ग्रीनस्पैन जो कि प्रेसिडेंट थे फेडरल रिजर्व बोर्ड के न्यूयॉर्क के मई 1996 में। उन्होंने क्या कहा कि यदि हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो दोस्तों हमारा फेलियर रेट तो 0 हो जाएगा। हमारा फेलियर, मान लीजिए रिस्क लेंगे तो कुछ तो फेल होने का चांस रहेगा, और रिस्क लेंगे ही नहीं तो हमारा फेल होने का चांस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम का पर्पज़ है वही ख़त्म हो जाएगा, वही एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये कहना था एलान ग्रीनस्पैन का जो कि प्रेसिडेंट थे फेडरल रिजर्व बोर्ड के न्यूयॉर्क के मई 1996 में इनका कथन है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा है कि बैंक को रिस्क लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिस्टर ग्रीनस्पैन ने ये कहा कि हर एक एक्शन में रिस्क एम्बेडेड है, फॉर इन एवरी एक्शन रिस्क इज़ एम्बेडेड। और दोस्तों आपका एक्शन हो चाहे आपका इनएक्शन हो, सभी में रिस्क क्या है, एम्बेडेड है। और दोस्तों उसको बेस्ट वे है काउंटर करने का कि आप रिस्क को मैनेज करें प्रोफेशनल तरीके से, राइट। आपको कैसे मैनेज करने पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कीजिए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए दोस्तों, टू मैनेज द रिस्क हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को समझना पड़ेगा, तभी तो हम रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें रिस्क कितने तरह के होते हैं और कैसे उसे मिटिगेट करना चाहिए ये समझना पड़ेगा। पहले रिस्क कितने तरह के होते हैं ये समझना है, उसके बाद कैसे उसे मिटिगेट करना है ये समझना है। तो दोस्तों जो रिस्क के टाइप एप्लीकेबल होते हैं कॉर्पोरेट क्रेडिट का, वो रिटेल क्रेडिट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। ये आपको पता है ना, एक कॉर्पोरेट क्रेडिट होता है, एक रिटेल क्रेडिट होता है, राइट। तो जो रिस्क कॉर्पोरेट क्रेडिट के लिए एप्लीकेबल है, सेम रिस्क रिटेल क्रेडिट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको मैं रिस्क का टाइप बताता हूँ और क्या क्या ट्रिगर्स हैं रिस्क एनालिसिस में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि जो कस्टमर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, वो किसी कारणवश फेल कर जाता है पे करने में। मतलब उसने लोन तो ले लिया लेकिन दोस्तों वो उसका इंस्टॉलमेंट टाइमली रिपे नहीं कर पाता, यही होता है हमारा क्रेडिट रिस्क। दूसरा तरह का रिस्क है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या होता है कि पैसा लूज़ करते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है, गलत होता है। सो लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी, ये होता है हमारा बिजनेस रिस्क। तीसरा होता है दोस्तों हमारा मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या होता है कि हमारा मार्केट का प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, मार्केट का प्राइस बहुत ही तेज़ गति से बढ़ता है घटता है, तो वहाँ पे जो रिस्क राइज होता है उसे हम लोग कहते हैं मार्केट रिस्क। और चौथा तरह का जो रिस्क है उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि हमारे प्रोसेस में कुछ फेलियर्स आते हैं, हमारा कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ फेलियर्स आ गए, तो ये कहता है हमारा ऑपरेटिंग रिस्क। तो 4 तरह के रिस्क है जिसको आपके बारे में पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, क्रेडिट रिस्क का मतलब कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया टाइमली। उसके बाद बिजनेस रिस्क का मतलब कि हम जो है रॉन्ग स्ट्रेटजी अप्लाई किए जिस कारण से हम पैसा लूज़ कर दिए।
मार्केट रिस्क के अंदर चेंज इन मार्केट प्राइस आता है, और ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ ऑपरेशनल फेलियर आ गया, कुछ फ्रॉड हो गया, तो वो आता है ऑपरेशनल रिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क का क्लासिफिकेशन, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की PDF जिसमें शॉर्ट नोट्स हो और इस तरह के वीडियोज़ जिसमें आपको एक एक चीज़ ध्यान से समझाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, यदि आप सभी यूनिट्स के लिए चाहते हैं तो पेड प्रोग्राम में हमारा इनरोल हो जाइए। इसका डिटेल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों रिस्क के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। तो आपको यदि इन सभी रिस्क को अवॉइड करना है, ठीक है, और दोस्तों आपके पास एक रीजन बेस्ड और प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म होना चाहिए रिटेल लोन को सैंक्शन करने का, और इसीलिए दोस्तों क्रेडिट रिस्क स्कोरिंग का कंसेप्ट बैंक में इंट्रोड्यूस किया गया। किसी का कॉन्सेप्ट? क्रेडिट स्कोरिंग का। तो दोस्तों बोरोवर जो हैं, ठीक है, वो डिफरेंट रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं डिफरेंट बैंक से। मान लीजिए किसी बैंक से उन्होंने होम लोन ले लिया, किसी बैंक से उन्होंने जाके व्हीकल लोन ले लिया, तो अलग अलग बैंक से वो अलग अलग रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने नीड्स के अनुसार, अपने प्राइसिंग के अनुसार, प्रोसेसिंग स्पीड के अनुसार या दूसरे फीचर के अनुसार ये जरूरी देखा गया कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होना चाहिए, राइट, ताकि हम क्रेडिट स्कोर पे अराइव कर सकें, और ये इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन स्टेप होगा। हमने रिस्क तो देख लिया ना, रिस्क कौन कौन सा रिस्क है? क्रेडिट रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है। मान लीजिए किसी ने लोन ले लिया और पैसा दिया ही नहीं, तो क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। किसी ने मान लीजिए कि स्ट्रेटजी गलत अप्लाई कर लिया, तो वहाँ पे बिजनेस रिस्क हो जाएगा। किसी ने दोस्तों मार्केट प्राइस हमारा चेंज हो रहा है, वहाँ मार्केट रिस्क हो जाएगा। और दोस्तों चौथा मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग रिस्क, यहाँ पे प्रोसेसिंग फेलियर या फ्रॉड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी तरह के रिस्क होते हैं। तो बोरोवर जो है वो अलग अलग रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट अलग अलग बैंक से ले सकता है। तो एक ज़रूरत पड़ा सेंट्रलाइज डाटाबेस का, ताकि हम क्रेडिट स्कोर पे अराइव हो सकें। तो इसके कारण दोस्तों क्रेडिट स्कोरिंग को अडॉप्ट किया गया। क्रेडिट स्कोरिंग बेसिकली एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्टेप है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आपको इसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट स्कोरिंग के कंसेप्ट को समझाता हूँ। जो भी बोरोवर हैं वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट को वो चाहते हैं कि उनको लोन मिले सबसे कम ब्याज दर पे, और जितने भी लेंडर हैं वो चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट। तो अपोजिट है, ऑब्वियस सी बात है, लेंडर अपना प्रॉफिट देखेगा, बोरोवर अपना प्रॉफिट देखेगा। तो बोरोवर चाहता है कि हमारा ब्याज दर कम हो, और जो लेंडर है वो चाहता है कि ब्याज दर हमारा ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो भी रिटर्न कोई लेंडर जो है सीख करता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो उसके प्रॉफिट के अलावा एक प्रीमियम भी चाहता है, ठीक है। जो लेंडर होता है दोस्तों उसको तो प्रॉफिट मिलेगा, उसके अलावा उसको प्रीमियम भी मिलेगा। प्रीमियम किस चीज़ के मिलेगा? प्रीमियम फॉर द रिस्क ही फील्स ही बियर ऑफ नॉट बीइंग पेड बैक, ठीक है। तो उसे प्रीमियम किस चीज़ का मिलेगा? प्रीमियम फॉर द रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, लेंडर तो रिस्क फेस कर रहा है ना, तो उसको एक प्रीमियम मिलना चाहिए रिस्क के लिए, रिस्क जो वो बियर कर रहा है। मान लीजिए कि रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क है। मान लीजिए कि जिसको उसने लोन दिया उसने वापस पैसा नहीं किया, तो क्रेडिट रिस्क है ना। तो इसका रिस्क कौन बियर कर रहा है? लेंडर ही तो बियर कर रहा है। तो लेंडर को चाहिए प्रीमियम, ठीक है, इस रिस्क को बियर करने के लिए। तो दोस्तों ये जो रिस्क परसेप्शन है ना, ये अलग अलग बोरोवर के लिए अलग होता है। और दोस्तों ये उनके क्रेडिट हिस्ट्री से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। रिस्क का परसेप्शन आप क्रेडिट हिस्ट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं। किनके क्रेडिट हिस्ट्री से? बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री से। लेकिन दोस्तों अभी तक लैंडिंग बैंक जो होते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस होता है इंडिविजुअल के साथ इस असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गया है विद द एंट्री ऑफ एजेंसीज दैट असेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ पीपल। अब कुछ एजेंसियाँ आ गई हैं जो कि क्या करती हैं कि इन जो लोग हैं, जो बोरोवर हैं, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस करती है। तो लैंडिंग बैंक जो है जज कर सकता है कि कितना गुड है एक बोरोवर में उनके क्रेडिट स्कोर से। अलग अलग एजेंसी जो क्रेडिट स्कोरिंग देती है उसके बेसिस पे जो लैंडिंग बैंक है वो जज कर सकता है कि उनके बोरोवर कितने अच्छे हैं, ठीक है। मतलब वो समय से क्रेडिट रिस्क में कहीं क्रेडिट रिस्क से एक्सपोज तो नहीं कर देंगे, कहीं वो पैसा रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताऊं, क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट इज़ क्रूशियल। जो हमारा एप्लीकेंट है उसका क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा रिकॉर्ड रहेगा तो वो लोन आसान बनेगा लोअर रेट पे, ठीक है। एक अच्छा रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों, गुड स्कोर कैन मेक द लोन फ्रेंडलियर विथ लोअर रेट। चलिए अब दोस्तों मैं बात करता हूँ लैंडिंग बैंक की। तो आपको मैंने समझा दिया कि यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा रहेगा एप्लीकेंट का, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई लैंडिंग बैंक है दोस्तों, लैंडिंग बैंक क्या करती है, यानी जो बैंक जो लैंड कर रही है उसे हम लोग लैंडिंग बैंक कहते हैं, वो क्रेडिट स्कोर को सोर्स कर सकती है। किसका? एप्लीकेंट का। कहाँ से? तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी से।
तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा CICs के बारे में। CICs क्या होता है? तो प्लीज़ रिमेंबर, CICs का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। तो दोस्तों जो लैंडिंग बैंक है ना, वो क्रेडिट स्कोर कहाँ से लेती है? वो क्रेडिट स्कोर लेती है दोस्तों CIC से। CIC का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी। CIC से लेकर क्या करती है दोस्तों कि जो भी लोन एप्लीकेशन में जो जानकारी उन्हें चाहिए उसे सप्लीमेंट करती है। कौन? लैंडिंग बैंक। ठीक है, तो CIC से सारा डाटा लेती है और उसको सप्लीमेंट करती है अपने लोन के एप्लीकेशन में। अब मान लीजिए कोई एप्लीकेंट ने पहले ही डिफ़ॉल्ट कर दिया एक बैंक से लोन लिया और पहले ही डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उनके क्रेडिट स्कोर में वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरे लेंडर भी देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है और ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड कर सकते हैं। जिनका क्रेडिट स्कोर कम रहता है उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, तो लैंडिंग बैंक जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी से सारी जानकारियाँ लेती हैं। यदि कोई एप्लीकेंट ने पहले ऐसा लोन लिया है जो उसमें पहले से डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसकी जानकारी उसमें अवेलेबल होगी। उस बेसिस पे लैंडिंग बैंक डिसाइड करती है कि इस इंडिविजुअल को लोन दिया जाए या ना दिया जाए, और यदि दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर दोस्तों एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है पर्सन का, किसी पर्सन का पास्ट क्रेडिट डीलिंग का, कि उसका पुराना क्रेडिट डीलिंग कैसा था, और वो उसके क्रेडिट डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्रेडिट स्कोर का डेफिनेशन आपने समझ लिया, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द पर्सन पास्ट क्रेडिट डीलिंग। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर को एसेस किया जाता है बेस्ड ऑन द डीलिंग इन द क्रेडिट प्रोडक्ट। लाइक अब देखिए क्रेडिट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट। तो उसमें उसकी डीलिंग कैसी है, इन सभी प्रोडक्ट में उसकी डीलिंग कैसी है, इस बेसिस पे क्रेडिट स्कोर को एसेस किया जाता है। ठीक है, तो आपने समझा क्रेडिट स्कोर कैसे एसेस किया जाता है। अब दोस्तों क्रेडिट स्कोर को जनरेट किया जाता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और आप बैंक ये भी जनरेट कर सकती है, बैंक भी जनरेट कर सकती है। अब दोस्तों RBI का गाइडलाइन देखते हैं। RBI ने मैंडेटरी कर लिया है सभी CICs के लिए। CICs का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के लिए, कि वो एक फुल क्रेडिट रिपोर्ट दे, इसको FFCR कहते हैं। FFCR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल क्रेडिट रिपोर्ट FFCR। कौन देगी? CICs देगी। ठीक है, किसने मैंडेटरी बनाया है? RBI ने मैंडेटरी बनाया है। ठीक है, तो RBI ने मैंडेटरी बनाया है कि जितने भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं वो फुल क्रेडिट रिपोर्ट देंगी बिना किसी चार्ज के, ऑन रिक्वेस्ट वंस अ कैलेंडर ईयर। साल में एक बार, एक कैलेंडर ईयर में एक बार जो है फुल क्रेडिट रिपोर्ट कौन देगा? CICs देगी। ठीक है, और जिसका भी क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल है उसका फुल क्रेडिट रिपोर्ट साल में एक बार देगी। और ये रूल कब से आया है? 1 जनवरी 2017 से आया है। तो दोस्तों एक क्रेडिट स्कोर जो होता है वो कंज्यूमर का क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट होता है, और एडवांस एनालिटिक्स में इस इंफॉर्मेशन को 3 डिजिट नंबर में टर्न किया जाता है। कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों, जिससे ये जो हमारा जानकारी होता है ना क्रेडिट स्कोर के बारे में, उसको 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। और वो नंबर क्या बताता है आपको? वो नंबर बताता है कि कितना रिस्क जो है वो एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लेकर आया है। कौन? कस्टमर, राइट। तो एक कस्टमर कितना रिस्क लेकर आया है एक ट्रांजैक्शन में, ये वो नंबर बताता है, ये 3 डिजिट नंबर बताता है, राइट। तो क्रेडिट स्कोर का जो रेंज है वो 300 से लेकर 900 तक होता है। यही 3 डिजिट के बारे में हम बात कर रहे थे। या तो 300 होगा, 300 से 900 के बीच में होगा क्रेडिट स्कोर का नंबर। प्लीज़ रिमेंबर, क्रेडिट स्कोर का वैल्यू लाइज बिटवीन 300 to 900। अब दोस्तों RBI ने क्या डायरेक्शन दिया है कि RBI ने इंश्योर किया है कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, RBI is directed to ensure that the credit information report in respect of borrower furnished to the credit institution incorporate all the credit information available in all modules। यानी RBI ने डायरेक्शन दिया है कि जो CIR है, CIR क्या होता है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, बॉरोवर का जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को फर्निश किया जाएगा, उसके अंदर सारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कंज्यूमर, कमर्शियल एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट। मान लीजिए कि बॉरोवर ने कुछ रिटेल लोन लिया, बॉरोवर ने मान लीजिए कुछ कॉर्पोरेट लोन लिया, तो सारा डिटेल उसमें होना चाहिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में। चलिए, आपने क्रेडिट स्कोर समझ लिया। क्रेडिट स्कोर दोस्तों क्या होता है कि आपका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि जो पर्सन जो लोन ले रहा है उसकी पास क्रेडिट डीलिंग कैसी है और उसकी क्रेडिट डिसिप्लिन को शो करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर को इवैल्यूएट कैसे किया जाए, हाउ टू इवैल्यूएट क्रेडिट स्कोर। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर को इवैल्यूएट करने का आपको मैं तरीका बताता हूं कि एम्ब्रियोनिक डेज में, शुरुआती दिनों में भारत में रिटेल बैंकिंग का मतलब यही था कि आप उसी पर्सन को पैसा लोन दीजिए जो कि बहुत ही अमीर है, एफ्लुएंट है। लेकिन दोस्तों जैसे ही लेंडर जो है ग्रोथ को चेज किए तो वहाँ पे वो लोअर इनकम ग्रुप में भी एक्सपेंड होने लगा।
राइट। तो इसके कारण क्या आया, दिस कॉल्स फॉर सोफिस्टिकेशन टू एक्यूरेटली एसेस बोरोअर एबिलिटी टू रिपे एंड ऑल्सो टू करेक्टली प्राइस द लोन। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आया कि आप प्राइसिंग कैसे किया जाए, कैसे हम बोरोअर की एबिलिटी को एसेस करें, राइट। मतलब कैसे पता करें कि ये बोरोअर के पास क्षमता है कि ये पैसा वापस कर देगा और किसके पास क्षमता नहीं है कि ये पैसा वापस करेगा। तो इसको अचीव करने के लिए दोस्तों बैंक ने हेल्प लिया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का, जिसे हम लोग CICs कहते हैं। CICs क्या करती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइड करती है सभी रिटेल क्रेडिट कस्टमर का, ठीक है, जिसमें उनका वेरीफाइड एड्रेस, कितना लोन उन्होंने लिया है और क्या उन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट किया है, क्या उन्होंने अपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है टाइम पे, इसकी जानकारी मिलती है। तो ग्लोबल एक्सपीरियंस में ये देखा गया है, ग्लोबली ये देखा गया है कि रिस्क को मैनेज करना और रिटेल लोन कस्टमर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ, जब रिटेल क्रेडिट जो है साउथ कोरिया में टुक ऑफ हो गया, हांगकांग में टुक ऑफ हो गया, तो दोनों कंट्री ने बहुत ही ज़्यादा ड्यूड लोन, ठीक है, इसमें इंक्रीज हो गया। नो रिटर्न, ड्यू लोन मतलब होता है जिस लोन में कोई रिटर्न नहीं मिले। कब ऐसा हुआ, जब दोस्तों रिटेल क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो गया साउथ कोरिया और हांगकांग में। फिर दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैकेंसी का स्टडी, वो ये दिखाता है कि साउथ कोरिया के लैंडर्स और हांगकांग के लैंडर्स बहुत ही ज़्यादा लॉस सफ़र किए थे क्योंकि रिटेल लोन में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट आया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो आपको मैंने समझाया। तो 14 डे कार्ड्स एंड डेट्स एवरिंग $75,000 इतना फेस किया था दोस्तों। और दोस्तों जो हांगकांग के लोग थे वो एवरेज बैंकरप्ट हो गए थे, ठीक है, ऑन एवरेज 14 डिफरेंट कार्ड्स एंड डेट एवरिंग, देखिए डेट कितना का था, $75,000 यानी 32.25 लाख के अप्रॉक्स था, राइट। तो दोस्तों बैंकरप्ट इंडिविजुअल हांगकांग ने लगभग 42 टाइम अपने मंथली इनकम का, देखिए ना, बैंकरप्ट इंडिविजुअल इन हांगकांग आउट ऑन एवरेज 42 टाइम्स देयर मंथली इनकम एज कम्पेयर टू एवरेज ऑफ 21 टाइम इन US। यानी जो बैंकरप्ट इंडिविजुअल थे, ठीक है, जो दिवालिया थे, वो लगभग 42 गुना उनका जितना मंथली इनकम था उसका 42 गुना लोन पे लिए थे और US में 21 गुना लोन पे लिए थे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि विदेश में क्या हालत रहा है, ग्लोबल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों साउथ कोरिया में भी देखा गया कि क्रेडिट कार्ड यूजेज जो है 90% तक बढ़ गया था 1999 से 2001 में, ठीक है। और जो उसमें से खासकर जो अकाउंट डेलिक्वेंट थे वो बहुत ही क्वाड्रपल हो गया था। तो एक क्रेडिट ब्यूरो होता है दोस्तों, वो ट्रैक करता है कि किसी इंडिविजुअल बोरोवर का इंडेप्टनेस कितना है, रिपेमेंट हिस्ट्री कितना है, ठीक है। तो ये कहाँ से डाटा लेता है, ये बैंकों से डाटा लेता है, NBFC से डाटा लेता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से डाटा लेता है और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डाटा लेता है। कौन, क्रेडिट ब्यूरो। इसके बाद दोस्तों इसके पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रहता है हर एक बोरोवर का, जैसे उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये भी जानकारी रहती है क्रेडिट ब्यूरो के पास। तो ये इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया जाता है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में कलेक्ट किया जाता है। यानी जो भी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में होती है उसको कहाँ पे कलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसे कलेक्ट करते हैं ये लोग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, उसको कलेक्ट करते हैं दोस्तों क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, जो कि लोन इशूइंग मेंबर्स को अवेलेबल किया जाता है। तो इस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से जो कि क्रेडिट ब्यूरो प्रोवाइड करती है, बैंकर एक डिजास्टर लाइक सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। डिजास्टर कैसा, कि मान लीजिए ड्यू का रिपेमेंट हुआ ही नहीं, ये डिजास्टर ही तो है। तो इस डिजास्टर लाइक सिचुएशन को अवॉइड करना है तो बैंकर को क्या करना चाहिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का यूज करना चाहिए। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन देता है, तो क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अच्छा क्रेडिट स्कोर कौन सा होता है। हमने क्रेडिट स्कोर तो समझ लिया कि 300 से 900 के बीच में रेंज होता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको रिस्क को एनालाइज करते हुए इसको 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या है, तो स्कोर अच्छा हो या नहीं हो इस बात पे निर्भर करेगा कि बैंक की इंटरनल पॉलिसी क्या है, इसकी कस्टमर प्रोफाइल क्या है, इसकी रिस्क एपिटाइट क्या है, राइट। ये कोई फिक्स नहीं कर सकते कि ये अच्छा है ये खराब है, तो वो डिपेंड किस बात पे कर रहा है, बैंक का कस्टमर प्रोफाइल क्या है, राइट। बैंक की इंटरनल पॉलिसी क्या कहती है, बैंक का रिस्क एपिटाइट क्या कहता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर का वैल्यू तो 300 से लेकर 900 तक होता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि 700 के ऊपर को 700 को गुड स्कोर मानते हैं और कुछ लोग 700 को भी गुड स्कोर नहीं मांगते हैं। तो भारत में बहुत सारे बैंक हैं जो अलग अलग स्कोर को गुड मांगते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी भी फिर भी कहा जाता है कि 700 के ऊपर यदि स्कोर है तो वो अच्छा रैंक है। लेकिन ये दोस्तों हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा लिख ही नहीं है कि 700 के ऊपर ही अच्छा होगा, वो सभी बैंक के लिए अलग अलग है, क्योंकि बैंक का रिस्क एपिटाइट क्या है, कस्टमर प्रोफाइल क्या है, इस बातों पे निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों क्रेडिट स्कोर इंडिकेटर टूल है, कैसे आप रिस्क को मैनेज करेंगे, ठीक है। ये एक इंडिकेटिव टूल है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। और दोस्तों इसका इफेक्टिवनेस कितना इफेक्टिव है ये क्रेडिट स्कोरिंग, ये डिपेंड करता है बैंक का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म।
तो दोस्तों बैंक का अपना इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा है, क्योंकि क्रेडिट स्कोरिंग तो आपको बता देगा कि आप रिस्क को मैनेज करना है, लेकिन बैंक का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा है उस पर इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट स्कोर केवल बैंक को हेल्प करेगा डिफ़ॉल्ट को कम करने में, और केवल बैंक को डिफ़ॉल्ट कम करने में हेल्प नहीं करता, ये लोन को फास्टर डिसबर्स कराता है, जो हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज है उसको बढ़ाता है, कॉस्ट को घटाता है। तो ये सभी फ़ायदे हैं क्रेडिट स्कोरिंग के। अब जरा बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट स्कोरिंग के मॉडल्स की। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर आपको पता ही है कि एक मैथमेटिकल मॉडल है जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को मेजर कर सकते हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या होता है पता है ना आपको? पीडी मतलब क्या होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर जो है एक क्रेडिट इवेंट को ट्रिगर कर दे। कस्टमर इवेंट ट्रिगर, ये जो क्रेडिट इवेंट समझ रहे हैं ना, बैंकरप्ट हो जाए, ऑब्लिगेशन डिफ़ॉल्ट आ जाए, क्रॉस डिफ़ॉल्ट आ जाए। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को प्रेजेंट किया जाता है क्रेडिट स्कोर के फॉर्म में। तो एक पीडी होता है दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले पीडी के बारे में। पीडी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कस्टमर जो है क्रेडिट इवेंट को ट्रिगर कर दे, जैसे बैंकरप्ट हो जाए, ऑब्लिगेशन डिफ़ॉल्ट आ जाए। तो इसको हम लोग नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो CICs जो होता है दोस्तों वो स्कोर को बिल्ड करता है 3 हिस्टोरिकल डाटा फाइल के बेसिस पे। ठीक है, वो कौन कौन सा 3 हिस्टोरिकल डाटा फाइल है? पहला है डिफ़ॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी जो पहले का जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उस पर कितना डिफ़ॉल्ट है। दूसरा है कि उसका पेमेंट बिहेवियर कैसा है, पेमेंट हिस्ट्री कैसा है। तीसरा है दोस्तों कि प्रीवियस सर्चेज कैसे हैं, प्रीवियस इंक्वायरीज कैसी हैं। तो ये CIC जो डाटा जो स्कोर बिल्ड करता है वो 3 हिस्टोरिकल फाइल के डाटा पे बिल्ड करता है कि प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे डिफ़ॉल्ट कितना है, पेमेंट बिहेवियर कैसा है, फिर प्रीवियस सर्चेज कैसे हैं, प्रीवियस इंक्वायरीज कैसी हैं, राइट। तो ये इस बेसिस पे CICs का डाटा स्कोर बिल्ड करता है। भारत में CICs दोस्तों को यूटिलाइज किया जाता है हाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट। CICs जो है क्रेडिट लिमिट का हाई यूटिलाइजेशन करती हैं, और जिस बोरोवर का ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन का परसेंटेज होता है दोस्तों, ठीक है, वो इन द लोन पोर्टफोलियो टुवर्ड कंप्लीटिंग द क्रेडिट स्कोर। इसका की एडवांटेज ये है क्रेडिट स्कोरिंग का कि CIC का एबिलिटी, CIC की कितनी क्षमता है कि वो एक क्वान्टिफाइबल मेजर कर सके रिस्क का। ठीक है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू ऑन द क्रेडिट डिसिप्लिन इज़ वेरी यूजफुल फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। अब क्रेडिट स्कोर को मैनेज कैसे किया जाए? ठीक है, क्रेडिट स्कोर को मैनेज करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट स्टडी किया है क्रेडिट स्कोरिंग का, लेकिन मैनेज करने के लिए दोस्तों बहुत ही तीन डाटा फाइल क्या बताया आपको कि आप डिफ़ॉल्ट देखिए प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे, फिर आप पेमेंट बिहेवियर देखिए, फिर आप प्रीवियस सर्च या इंक्वायरीज देखिए। तो आप कैसे मैनेज करेंगे क्रेडिट स्कोर को? तो दोस्तों 3 डिटरमिनेंट क्या था? 3 डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया ना, डिफ़ॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पेमेंट बिहेवियर, प्रीवियस सर्चेज, ये 3 डिटरमिनेंट है क्रेडिट स्कोरिंग का। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ से सवाल पूछा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 डिटरमिनेंट ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। तो लेकिन आपको यदि इफेक्टिवली मैनेज करना है दोस्तों क्रेडिट स्कोर को, तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो इफेक्टिव क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर में। यदि आपका मान लीजिए सेफ लिमिट है 10,000 रुपया, और यदि आप मान लीजिए 5,000 रुपया ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सेफ कस्टमर हैं। और यदि मान लीजिए आपका लिमिट है 10,000 और आप उसको फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है फिर दोबारा लोन ले रहे हैं, तो आप अपने आप को ओवर लिवरेज कर रहे हैं और आपका स्कोर घट सकता है। देख रहे हैं क्रेडिट को कितना ही आप यूटिलाइज कर रहे हैं। मान लीजिए कि 10,000 का लिमिट है, आप मान लीजिए 5,000 यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, आप सेफ कस्टमर हैं। लेकिन 10,000 का लिमिट है और आप पूरा यूज़ ना करके फिर से आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि आप ओवर लिवरेज कर रहे हैं, तो आपका स्कोर घटेगा। ठीक है, फिर देखा जाता है कि क्या इंक्वायरीज़ का संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या आपने एडिशनल क्रेडिट लाइन के लिए अप्लाई किया है, जो अननेसेसरी फ्रीक्वेंट शॉपिंग होता है क्रेडिट का, या टू मेनी न्यू अकाउंट। तो ये भी इंडिकेटर होता है दोस्तों ओवर हंग्री फॉर लोन, और ये भी आपके स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। देख सकते हैं किन किन फैक्टर से स्कोरिंग इफेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया ना, क्रेडिट को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है कि आपको यदि क्रेडिट स्कोर को मैनेज करना है, तो आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा, राइट, कि वो कस्टमर कहीं भूखा तो नहीं है लोन के लिए, क्या है कि वो बहुत सारे अकाउंट खुलवा रहा है, खाली अकाउंट खुलवा के वो अननेसेसरी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है शॉपिंग का। उसके बाद दोस्तों पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि कितने पास्ट अकाउंट ड्यू हैं, कि कितने दिन से ड्यू हैं और कितने पैसे के लिए ड्यू हैं, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। फिर तीसरा आता है दोस्तों ट्रेड एट्रीब्यूट का, कि हाउ ओल्ड आर योर लाइन ऑफ क्रेडिट एंड व्हाट टाइप आर दे, यानी आपका लाइन ऑफ क्रेडिट कितना पुराना है, क्या आपके पास अच्छा मिक्सचर है क्रेडिट कार्ड का, आपका जो हिस्ट्री होगा कंसिस्टेंट रिपेमेंट का, ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा।
तो दोस्तों आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या फैक्ट हमने डिस्कशन किए इस लेक्चर में। तो दोस्तों एक बार क्विकली रिकॉल करके मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको आज हम बताया व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर, कैसे क्रेडिट स्कोर इवॉल्यूट हुआ, गुड क्रेडिट स्कोर का क्या मतलब है, क्रेडिट स्कोरिंग का मॉडल क्या होता है और कैसे मैनेज किया जाएगा क्रेडिट स्कोर को। अगले लेक्चर जो कि पेड मेंबर के लिए होगा, जो पेमेंट करेंगे उन्हें ही अगला लेक्चर का फायदा मिलेगा। उनको पॉजिटिव साइड, वार्निंग साइन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, इशूज एंड क्रेडिट स्कोरिंग, मिस्टेक और ट्रबल शूटिंग, ये सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया था कि बैंक को रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो आपका फेलियर रेट 0 पे जाएगा। लेकिन दोस्तों रिस्क जो भी कॉर्पोरेट क्रेडिट के साथ एसोसिएटेड है वो रिटेल क्रेडिट के साथ भी एसोसिएटेड है। कौन कौन सा रिस्क है? क्रेडिट रिस्क का मतलब कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। बिजनेस रिस्क का मतलब कि बिजनेस में मनी लूज होता है रॉन्ग स्ट्रेटजी का। दोस्तों मैं हर एक वीडियो में आपको क्विक रिविजन करवाता हूँ, चाहे लेसन के शुरुआत में हो या लेसन के अंत में हो। इसको आप जरूर सुना कीजिए ताकि आप लोग क्विकली रिवाइज कर पाएँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट रिस्क में क्या होता है कि मार्केट प्राइस में चेंज आता है। ऑपरेटिंग रिस्क में क्या होता है कि हमारा प्रोसेसिंग फेलियर होता है, फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी रिस्क को ऑब्विएट करना है तो बोरोवर अलग अलग रिस्क रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं अलग अलग बैंक से। ठीक है, तो ये ज़रूरी था कि आप जो है ये क्रेडिट स्कोरिंग को अडॉप्ट करें ताकि एक इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन स्टेप है। तो क्रेडिट स्कोरिंग क्या है? रिस्क मिटिगेशन स्टेप है। जो रिस्क बैंक फेस करती है रिटेल क्रेडिट के कारण, उसको मिटिगेट करने का तरीका है क्रेडिट स्कोरिंग। फिर मैंने डायमेंशन के बारे में बताया था, क्रेडिट स्कोरिंग कंसेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो सब बोरोवर को लोअर इंटरेस्ट रेट चाहिए और सभी लेंडर को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लैंडिंग बैंक होते हैं वो जज कर पाते हैं कितना गुड बोरोवर है उनके क्रेडिट स्कोर को सोर्स करके। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था क्रेडिट स्कोर होता क्या है। ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है पर्सन के पास क्रेडिट डीलिंग का। क्रेडिट स्कोर आरबीआई ने मैंडेटरी कर लिया है कि जितने भी हमारे सीआईसीज हैं वो फुल क्रेडिट रिपोर्ट एफएफसीआर देंगे बिना किसी चार्ज के। ठीक है, ये 1 जनवरी 2017 से आया है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर में इसको कन्वर्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, जो कि 300 से 900 के बीच में होता है। आरबीआई ने इंश्योर किया है कि जो सीआईआर होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। फिर मैंने आपको इवोल्यूशन के बारे में समझाया, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे ग्लोबल रिस्पांस क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि गुड क्रेडिट स्कोर का रेंज क्या होता है। 300 से 900 के बीच में रेंज में लाई करता है। ठीक है, सभी बैंक के लिए रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या होगा। बैंक के इंटरनल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करता है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के बारे में आपको बताया कि 3 हिस्टोरिकल डाटा फाइल हैं जिसपे क्रेडिट स्कोरिंग इन्फॉर्मेशन को बिल्ड किया जाता है। पहला है डिफ़ॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दूसरा है पेमेंट बिहेवियर, तीसरा है प्रीवियस सर्चेज और इंक्वायरीज। ठीक है, उसके बाद कैसे मैनेज किया जाए क्रेडिट स्कोर को। तो आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट के बारे में बताया, डिफ़ॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पेमेंट बिहेवियर, प्रीवियस सर्च, इंक्वायरीज। ठीक है, लेकिन आपको यदि इफेक्टिवली मैनेज करना है क्रेडिट स्कोर को तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट को आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। आपका लिमिट यदि 10,000 का है, आप मान लीजिए 5,000 ही यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे वेरी सेफ कस्टमर है। आपका लिमिट 10,000 है, 5,000 ही यूज़, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर से लोन ले रहे हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को घटा देगा। फिर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कितना है, ट्रेड एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है, कितना ओल्ड आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है, क्या आपके पास गुड मिक्स है यानी सारे क्रेडिट कार्ड है, ये सभी आपके 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। राइट, यदि आपको इफेक्टिवली क्रेडिट स्कोर को मैनेज करना है तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना होता है। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ। और यदि आपको पेड पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ नंबर जो हाईलाइट किया जा रहा है स्क्रीन पे उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो इस तरह के पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।